नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा झेल चुके लोग पलायन को मजबूर हैं। स्थिति यह है कि यहां लोग हर बार होने वाली सांप्रदायिक हिंसा के डर से अपना घर बार और चूल्हा चौका छोड़कर जाने को मजबूर हैं। अपनी जमा पूंजी का एक एक पैसा जोड़कर लोगों ने जो मकान बनाए थे, अब उन घरों में रहने पर भी लोगों के मन में फिर से वो दंगे और कर्फ्यू का डर समाया हुआ है। आपको जानकारी दें कि रामनवमी के दिन खरगोन के कई अल्पसंख्यक बहुल्य इलाकों से सटे हिंदू बहुल्य इलाकों में अल्पसंख्यक दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी को अंजाम दिया था। इस दौरान कई घर ऐसे थे जिन्हें पेट्रोल डालकर जला भी दिया गया। सांप्रदायिक हिंसा की भगदड़ में स्थानीय लोगों का जो सामान छूट गया, उसको दंगाई उठा कर ले गए। घर का चूल्हा चौका, गृहस्थी का सामान, कपड़े, जो भी मिला सब में उपद्रवियों ने आग भी लगा दी। उपद्रवियों ने एक घर में गैस सिलेंडर को चालू करके मकान में ब्लास्ट कर दिया। इस दौरान जो लोग वहां बच गए वो अब दंगे के खौफ से नहीं उबर पा रहे हैं। फिलहाल पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों को घरों में ही राहत देने की मुनादी दी गई है। पूरे शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ रैपिड एक्शन फोर्स समेत अन्य सुरक्षा दल गश्त कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के निर्देश पर रेंज के तमाम पुलिस अधिकारियों ने गश्त करते हुए खरगोन में डेरा डाल रखा है। और इसी बीच यहां संजय नगर इलाके में कई लोग अपने अपने घर बार छोड़कर जा चुके हैं। जो बचे हुए हैं वो भी अपने अपने घर बेचकर यहां से जाना चाहते हैं। यही वजह है कि खरगोन में संजय नगर क्षेत्र स्थानीय लोगों ने अपने मकानों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है कि यह मकान बिकाऊ है। लोगों का यह कहना है कि हमारे सब्र का बांध टूट गया है, कब तक हम सहन करते रहेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, मध्य प्रदेश में चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले पीड़ितों का क्या कहना है, क्या दर्द है उनका, सुनिए। हमको मालूम पड़ा कि यहाँ दंगे होने वाले, दिन भर से हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ दंगे होने वाले। हम तो निकल गए काम धंधे पे चले गए सर। उसके बाद में हम घर पे आए, मालूम हमको घर ही पड़ गया कि हमला होने वाला है। वैसे ही काम धंधा हम छोड़ के घर आए। घर पे आने को आधा घंटा भी नहीं हुआ सर और पत्थरबाजी चलने लग गई। अब भागे तो भागे का बच्चे लेके इसी कारण छोड़ना चाहते हैं मकान सर। दो तीन बार के हमले हो चुके हैं, तो कब तक रहेंगे बच्चों को लेकर? बच्चे इनको कहाँ लेके रह नहीं सकते ना, कोई कुछ मदद भी थोड़ी मिल रही है अपन को कि अपन यहाँ रहे। हमले करीबन 2012, 2015, 2018 और ये 2022। आदमी कब तक दम रखेगा? ये जरा से बच्चे भी अब कह रहे हैं कि पापा हमको यहाँ नहीं रहना। बच्चे जरा से कह रहे हैं वो बोले कि अब भले किराए के मकान में चलो, ये मकान को बेच दो पापा, अब नहीं रहना है। इस कारण हमको ये मकान, अब क्या भरोसा 2 साल बाद और हो जाएंगे और हमारा और नुकसान उससे ज्यादा हो जाए। शिवराज सरकार की नाकामी कही जा सकती है कि जो सरकार शोभा यात्रा को सुरक्षा नहीं दे पाई, जो सरकार कानून व्यवस्था का पालन नहीं कर पाई। अब वहाँ के लोग यदि दंगा हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है और पलायन कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ये सरकार की असफलता है। सरकार को अमन चैन और शांति की अपील करने के बजाय, लोगों को पलायन रोकने के बजाय, सरकार के जिम्मेदार सारे उत्तेजक बयानों में और विध्वंस के बयानों में लगे हुए हैं और निपटा देंगे, जमीन में मिला देंगे, इस तरह के बयान दे रहे। लेकिन आज तक के इतिहास में जहाँ भी इस तरह की घटनाएं प्रदेश में होती है तो सरकार की तरफ से शांति अमन चैन की अपील की जाती है, लोगों का पलायन रोकने की अपील की जाती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, सरकार से स्थिति संभल नहीं रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी नहीं संभल रही, ना लोगों का सरकार पलायन रोक पा रही है। पूरी तरह से पुलिस और इंटेलिजेंस का फेलियर की वजह से ये इतनी बड़ी घटना हमारे क्षेत्र में केवल मध्य प्रदेश में कई जगह हुई है। कार्रवाई मैं कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच करना चाहिए, जांच करके कार्रवाई करें। जो अपराधी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम सब भी चाहते हैं। हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का चाहता है कि जो अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन चिन्हित करके कार्रवाई करना ये उचित नहीं। तो लालगिरी में आप देख पा रहे हैं यह मकान बिकाऊ है, ये लिखा जा रहा है मकान पर और लोग यहां से पलायन कर रहे हैं क्योंकि दंगे यहां पर हो रहे हैं। मुश्किलें लगातार हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, लोग परेशान हैं। ये आगजनी की तस्वीरें आपके सामने हैं, गाड़ी जली हुई है। इसके अलावा लोग परेशान हैं, घर से जाने को मजबूर हैं। तमाम पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया, जवानों को तैनात किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग असुरक्षित फील कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, आखिर जवाबदेही से लोग भाग क्यों रहे हैं और आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं। ये तमाम ऐसे बड़े सवाल है जिस पर जवाब जरूरी है। हमारे साथ दो खास
मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त योगेश गुप्ता जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और दूसरी ओर होंगी दिव्या गुप्ता जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। लेकिन डिबेट शुरुआत करने से पहले मैं आप दोनों से एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि आज बिना लाग लपेट की बात होनी चाहिए, क्योंकि यह देश जहां पर हम बात करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बातें करते हैं, लेकिन आज उसी देश, आज उसी प्रदेश में हिंदू समाज के लोग परेशान हैं, पलायन कर रहे हैं। शुरुआत दिव्या जी आपसे करेंगे क्योंकि जवाबदेही भी आपकी बनती है। आखिर क्यों कर रहे हैं लोग पलायन? आप कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, हम जनता को सुरक्षित महसूस कराएंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। आज वही लोग आपकी सरकार में, उसी प्रदेश में लोग पलायन करने को मजबूर है। देखिए, सरकार उनके साथ खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि हिंदू बाय नेचर हम लोग थोड़े से सहिष्णु होते हैं। हमें दंगा करना कभी सिखाया नहीं जाता, हमें उग्र होना कभी सिखाया नहीं जाता। हमें हर बार ये बताया जाता है, हिंदू को हर बार ये बताया जाता है सहनशीलता ही हमारा गहना है। और उस सहनशीलता का जो फायदा उठाया जाता है, वो फायदा उठाया जाने का साक्षात एग्जाम्पल हमने खरगोन में देखा। कोई व्यक्ति आपके घर में घुस के, आपके किचन तक जाके, आपका सिलेंडर खोल के आपके सामने ब्लास्ट कर दे, आप कल्पना करिए उस परिवार के हृदय पर, उसकी मानसिकता पर क्या गुजर रही होगी, उस नन्ही बच्ची पर या बच्चे पर क्या उसने वो दृश्य देखा होगा, क्या भयग्रस्त हो रहा होगा, और उसके बाद जो उसका रिएक्शन होगा। अगर उसके सामने जाके कोई ये कहे कि आज या तो कट जाओ या काट डालो, अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग होता हो, पेट्रोल बम गिराया जाता हो, मैं तो सुन के ही मैं सहर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर तो गुस्सा है। मैं थोड़ी सी अपने आप को उग्र महसूस कर रही हूँ, लेकिन आम जनता इस तरह की नहीं है। वो सहिष्णु है, वो भीरू है, वो दंगा करना ना जानती है, ना उसके खून में है, ना वो ये चाहती है। अमन परस्त लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। किसने करवाया, क्यों घर में घुस के आप मारकाट मचा रहे हैं? जुलूस अलग जगह निकल रहा था, जुलूस पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये किस चीज का रिएक्शन था साहब? क्या सोच के आप घर में घुसे थे? क्या प्लानिंग थी आपकी? तो ये जो सारा का सारा षड्यंत्र है, जो ये सुनियोजित षड्यंत्र है, ये किसी को डरा धमका के उस तरह से माहौल कौन है इसके पीछे? दिव्या जी, कौन है इसके पीछे? देखिए, ये मैं आपको फिर बात कर रही हूँ कि ये जो षड्यंत्र है, ये मोडस ऑपरेंडी सारा का सारा, आप कश्मीर में पत्थरबाजी देखिए, वहां रही। आपने दिल्ली में दंगाइयों ने, आपने देखा, वहां पे भी हमने देखा कि वहां पे भी यही हाल हुआ था। कभी वहां से पत्थर बरसाए गए थे, हमने अभी भूले नहीं है, पिछले साल की बात है, वहां पे भी यही हाल करा था, और वही पत्थरबाजी अब यहाँ पे भी हो रही। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैं फिर पूछ रही हूँ, क्या कांग्रेस है इसके पीछे? षड्यंत्र किसने करा, क्यों करा? इसने करा क्योंकि वो भयग्रस्त है, क्योंकि उनका मोडस ऑपरेंडी है, क्योंकि चुनाव है, क्योंकि आपको यहाँ पे चुनाव के पहले ये माहौल क्रिएट करना है, क्योंकि आपके पास विषय नहीं है, आप क्या करवाना चाहते हैं। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज नरेंद्र सलोजा जी का आपने स्टेटमेंट बताया, मैं ये जो बहुत सारे कांग्रेस के ट्विटर योद्धा है, जो योद्धा वीर हैं, ये लोग जो बहुत सिर्फ ट्वीट करना जानते हैं, आप मुझे एक कांग्रेसी का ट्वीट बताइए, एक जिसने ये ट्वीट करा हो कि ये इस समय संवेदनशील समय है, इस समय कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है, हम सबको अभी एकजुटता, एक मतता दिखानी है, कृपया इस माहौल से जब हम बाहर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे, हम विचार लेते हैं। योगेश जी, आखिर क्यों कांग्रेस के कोई भी स्पोक्स पर्सन ने या फिर कोई भी नेता ने यह ट्वीट नहीं किया कि जो हुआ है रामनवमी के दिन वो हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, या फिर आप ये जो स्थिति है इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, शांति बना के रखिए? देखिए सचिन जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले दो चार मुख्य बातों पर फोकस करना चाहूंगा, दिव्या जी की बातों पर। देखिए, दिव्या जी ने जो बात स्टार्ट करी थी कि हम हिंदू बड़े सहिष्णु हैं, मैं वाकई उससे इत्तेफाक रखता हूँ। काश दिव्या जी की ये बात हमारे दो देश के राष्ट्रीय नेताओं को समझ आती, तो आज देश हमारा अराजकता की ओर नहीं बढ़ता हुआ दिखता। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण के बाद इस प्रकार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। एक शब्द नरेंद्र मोदी जी का, एक शब्द नरेंद्र, आप कांग्रेस के ट्वीट की बात करते हैं,
नरेंद्र मोदी जी जो एक किसी खिलाड़ी की उंगली कट जाती है उस पर ट्वीट आ जाता है, इतनी बड़ी घटनाक्रम घटित हो गया, 4 दिन में खामोश है। क्या कारण है, मैं पूछना चाहता हूं दिव्या जी से। दूसरी बात, ये हिंदुओं की कैसी सरकार है, हिंदुओं के हितों वाली, जो हिंदुओं से वोट तो लेती है मगर उनके शासन में हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। शर्मनाक स्थिति है, शर्म आनी चाहिए। दिव्या जी, प्रश्न कांग्रेस से पूछने की बजाय आप अपनी सरकार से पूछिए। शिवराज सरकार का टोटली फेलियर है, वहां का स्थानीय प्रशासन फेल हुआ है, जिम्मेदारी जवाबदारी स्थानीय प्रशासन और शिवराज सरकार की है। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री को मुंह चलाने की जगह अगर अपने काम पर ध्यान देते तो इस प्रकार के घटनाक्रम को रोका जा सकता था। फौरन उनको इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री के पद से, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। आपसी सौहार्द सामंजस्य बना रहे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी नहीं, मध्य प्रदेश में शासित जो समय सरकार है उसको पहल करना चाहिए। इसके पहले जब भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, कांग्रेस के जब दिग्विजय सिंह जी का शासन था 10 साल में एक भी घटना इस प्रकार की नहीं हुई। और उसके अलावा जब जब इस पे कांग्रेस शासित सरकारों में अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो शांति मार्च निकाला जाता था, सभी पक्षों को लेकर अपील की जाती थी। माननीय शिवराज, लेकिन भाजपा तो ये आरोप लगा रही है कि आप धार्मिक उन्माद बनाने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। आप कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वो दूसरे के काल में वो ट्वीट करते हैं। सचिन जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। एक भी शिवराज सरकार की तरफ से किसी मंत्री या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री का यह बयान नहीं आया कि शांति सौहार्द के लिए सभी वर्ग आगे आए और मिलकर काम करें। इस प्रकार का कोई सजेशन, सुझाव या योगेश जी, आप मानते हैं ना सर्वधर्म को, आप मानते हैं ना, आपकी पार्टी मानती है, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी है ये ना, सर्वधर्म के सम्मान करते हैं आप। तो आखिर जब हर बार आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो अभी आपके नेता क्यों नहीं दिख रहे हैं सर सड़कों पर? सर मैं बताना चाहूंगा सचिन जी, कल इंदौर में हमने एक शांति मार्च निकाला, आज भोपाल में हम डीजी से मिलकर हमने ये पूरा प्रतिवेदन दिया है कि जिस प्रकार भी हो सके यथासंभव कोशिश की जानी चाहिए कि पलायन को रोका जाए। आप हिंदुओं की हित की बात करने वाली सरकार के शासन में इस प्रकार हिंदुओं का पलायन होना यह पहली बार नहीं हुआ। आपकी बाइट में दिखाया गया 2015 में हुआ, 2018 में हुआ, 2022 में फिर हुआ। तो इस प्रकार जैसे जैसे मिशन 2023 आएगा, मध्य प्रदेश में शासित ये ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जो सत्ता में काबिज हैं, किसी प्रकार ये अपने वोटों को साधेंगे। देखिए, दोहरा मापदंड, उमा भारती जी ने भी लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन किया था, उनके खिलाफ FIR नहीं हुई। गो संचालिका RSS की कार्यकर्ता थी, करोड़ों रुपए का घपला किया, 1000 से ज्यादा गाय मर गई, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। रीवा गेस्ट हाउस में वो जो बाबा को मंत्री ने सुविधाएं मुहैया कराई गई थी, जब मंत्री जी का नाम आया वो फाइल वहीं की वहीं रोक दी गई। ये दोहरा तेहरा मापदंड शिवराज सरकार का कैसे चलेगा? शासन दिव्या जी, जिम्मेदारी नहीं जवाबदारी होती है। ठीक है कि दिव्या सभी जी, वर्गों के ऊपर न्यायोचित कार्रवाई हो। अगर आपको कोई दोषी नजर आता है, आप निश्चित रूप से उनको दंड दे, कोई नहीं रोकता। योगेश जी, बड़े प्रावधान है हमारे कानून में, संविधान में। थोड़ा रुकिए योगेश जी, थोड़ा रुकिए। देखिए, मैंने आपको नहीं रोका था जब आप बोल रहे थे। नहीं सर, अब आप नहीं, ठीक है योगेश जी अब सुन लीजिए, हमको सुन लीजिए, ठीक है, बोलिएगा। इस प्रकार रोकना उचित है। देखिए, सवालों की बौछार तो आपने कर दी, अब सुनिए तो सही, ठीक है। आप मेरे जवाब तो ले लीजिए। सवाल उठते हैं आप लोग इसी प्रकार बौखला जाते हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल बौखलाई हुई, मैं नजर आ रही हूँ आपको बौखलाई हुई। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। सरकार के नुमाइंदों से ये पूछे कि आज घटनाक्रम घटित हुए 5 दिन हो गए, आपने वहां पर क्या ऐसे काम किए जिससे वहां पलायन रुक सके, लोगों के घर बिकने से रुक सके? लेकिन दिव्या जी तो कह रही है ना कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप मुद्दा विहीन हो चुके हैं, तो ये आप ही करवा रहे हैं। उन्होंने तो कहा हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं साहब। देखिए, महंगाई मुद्दा है, युवाओं की बेरोजगारी मुद्दा है, पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती हुई कीमतें मुद्दा है, और किसानों की लाचारी मुद्दा। कितने मुद्दे गिनाऊंगा मैं? कुपोषण मुद्दा है, महिलाओं से बलात्कार मुद्दा है, माफियाओं का मुद्दा है, शराब माफियाओं का मुद्दा है। ठीक है सर, मुद्दे ही मुद्दे इस मध्य प्रदेश में। ठीक है दिव्या जी बोलिए। ठीक है योगेश जी, अब रुकिए सर, ठीक है अब रुकिए, ठीक है सर, ठीक है सर, मुद्दों से अब सुन लीजिए ना सर, घटनाक्रम घटित किए जा रहे हैं। ठीक है योगेश जी, ठीक है दिव्या जी बोलिए। आज योगेश जी का उग्र रूप बहुत दिनों बाद मेरे को दिखाई दे रहा है। योगेश जी, मैं थोड़ा सा समय आप लेना चाहूंगी। आपने जो कहा कि आपके दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में दंगे नहीं हुए, मैंने तुरंत गूगल करा है और 871 राइट्स हुए हैं
तो ये गूगल कह रहा है, और तो ये तो आपके सामने मैं एक आपका 10 जवाब। साल में देखिए दिव्या जी, यहाँ मैं करेक्ट करूंगा, 10 साल में 10 साल दिव्या जी, अब मेरे को बोलने दीजिए 2003 प्लीज। तक का शासन था सर ये उनका, मेरे को अब बोलने दीजिए प्लीज। 2003 तक के 10 साल के शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ है मध्य प्रदेश शासन के। दिव्या जी और योगेश जी, देखिए शुरुआत में मैंने कहा कि देखिए लाग लपेट की बातें नहीं होनी चाहिए, ये आरोप सर सुनिए दिव्या जी और योगेश जी, सर देखिए समस्या है, समस्या का समाधान होना चाहिए। चुनाव से पहले हम बात करते हैं कि सारे धर्म जो है वो सम्मान है, हम सबकी बातें करते हैं, हम सबके लिए काम करते हैं, और अंत में आज वही दृश्य देखने को मिल रहा है जहां पर हिंदू समाज के लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, ये दिव्या जी बोलिए। हिंदुओं की सरकार है, हिंदू हित की सरकार, कैसी सरकार है ये? हिंदुओं की जेब काट रही है, हिंदुओं को लूटा जा रहा है, बोलने दीजिए। बेरोजगार है। ठीक है योगेश जी सुनिए ना, अब उनको बोल लेने दीजिए, बोल लीजिए सर, उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है योगेश जी बोलिए। दिव्या जी जल्दी में। हाँ जी, मेरा निवेदन ये है कि आपने कहा कि दंगे नहीं हुए दिग्विजय सिंह जी के समय। सर ये तो गूगल कह रहा है, पूरी लिस्ट आपके पास गूगल पे हर बात सच नहीं होती है। अगर गूगल की बात आप मानोगी तो सबसे फेक नेता पूरे विश्व में गूगल मोदी जी को बताता है। अरे दिव्या जी गूगल को छोड़िए ना, गूगल को छोड़िए, आप अभी की बात कीजिए। आप सर्च करेंगे ठीक है योगेश जी, आप अभी की बात कीजिए। कार्रवाई कितनी हुई, आखिर इसके पीछे कौन है, जांच कब तक होगी, खुलासे कब होंगे, और मेन मुद्दा यह है कि जो पलायन हो रहा है वो कैसे रुकेगा। अपने प्रदेश में जहां आपने जमीन ली है, आपने घर बनवाया, इतनी मुश्किल से आपने एक 4 मंजिला मकान बनवा लिया है, आज अगर आप वो छोड़कर जा रहे हैं तो आप ये जान सकती हैं कि क्या स्थिति और क्या वहां पर सिचुएशन होगी, कितना परेशान है वो लोग। दिव्या जी। सचिन जी मेरा ये कहना है, अभी तक योगेश जी ने जो कहा था, मैं सिर्फ एक बात उसका जवाब दे दूं, फिर आपकी सारी जवाबों पर। ठीक है बोलिए। आपने जो चर्चा करी थी कि किसी का ट्वीट नहीं आया, तो प्रभु आपके यहाँ जो ट्वीट करने वाला जो एक ट्वीट मास्टर है, उन्होंने जो ट्वीट कर दिया, आप बताइए कि वो ट्वीट सही था या गलत, जायज था ना जायज, वो अपराधों की श्रेणी में आता है या नहीं। क्योंकि इस संवेदनशील समय में जब हम दंगा से निपट रहे हो, राइट हो रहा हो, घरों को जलाया जा रहा हो, तब एक व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल मुख्यमंत्री रहा है, जो राज्यसभा का सदस्य है, वो ये कहता है कि ये देखिए, आइए मैं आग में घी का काम करता हूँ और मैंने ये ट्वीट करा। कांग्रेस उसकी लीपापोती करती है और कहती है कि नहीं गलती थी और हम लोगों ने ट्वीट कर दिया, ट्वीट हटा दिया, मामला खत्म हो गया। लेकिन तकलीफ क्या हुई, आज आके उन्होंने बोला कि नहीं, आई एम नॉट सॉरी, मैं तो बिल्कुल माफी नहीं मांग रहा हूँ। इसलिए नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो जितने मर्जी आप मेरे पे मुकदमे दायर कर दीजिए, आई एम नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट। अब आप बताइए कि इस तरह के व्यक्ति से क्या ये उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस इस बारे में सिर्फ लीपापोती करने में लगी हुई है। और योगेश जी मैं आपको बता दूं, 70 साल की आपकी जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, उसके कारण हम यहाँ तक आके खड़े हो गए हैं। अब सचिन जी आपकी बातों का जवाब, मैंने आपसे फिर कहा था, फिर कह रही हूँ, सरकार इन मामलों में बहुत संवेदनशील है। अगर त्वरित कार्रवाई न करी गई होती तो आप मेरे से प्रश्न करते। दंगाइयों पे कार्रवाई शुरू हो गई, कार्रवाई करी गई है, वो कार्रवाई चल रही है। उसके बाद जितने परिवार हैं, उन परिवारों का पूरा अमला जमला उनके साथ खड़ा है, उनके लिए खड़ा है। उनको सबको एक बहुत अच्छे एक वातावरण में उनको बताया जा रहा है कि नहीं, यही आपका घर है, यही रहिए। उसके बावजूद यदि कोई फिर भी इतना डरा सहमा हो तो बात अलग है, वरना सरकार अपनी तरफ से पूरा का पूरा इंतजाम करके उनको वहां वापस बिठाने का, उनके घरों में वापस स्थापित करने का पूरा बीड़ा उठा रही है। और ये बात तय है कि जो सौहार्दपूर्ण वातावरण पहले था, उसको बनाने में सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। और उसको कायम करना किसी भी सरकार के लिए, मैं ये बोलती हूँ, आज ये सरकार नहीं, किसी भी सरकार के लिए ये सर्वोपरि होता है। क्योंकि जो ये हुआ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और ये इसको अक्षम्य अपराध है किसी के लिए भी। और ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर इस तरह की हरकतें ना हुई थी, ना है, ना होनी चाहिए। ठीक है योगेश जी, तो ये टॉलगेट नहीं होगा। ठीक है योगेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो प्लान्ड था? पहले इसी घरों पर बम की बोतलें जो हैं, वो पेट्रोल की बोतलें जो हैं वो रखी गई थी, पत्थर रखे गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने यह बयान दिया था कि उकसाया गया है। नहीं देखिए सचिन जी, मेरा ये शुरू से, आज से 2 दिन पहले भी आपके चैनल पर डिबेट हुई थी, 11 तारीख को मैं बैठा था इसी चैनल पर, ब्रजमोहन लोहिया थे सामने। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था और आज फिर दोहराता हूँ कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन का फेलियर तो है ही। देखिए वहां पर एक पुलिस अधिकारी के पैर में गोली लगती है,
एक बच्चा 16 साल का घायल हो जाता है, उसके सर में छर्रे लगते हैं। तो इस प्रकार का असला, इस प्रकार का जो पत्थरबाजी का जो संग्रहालय, ये इकट्ठा एक दिन में नहीं होता है। तो वहाँ जो खुफिया तंत्र था वो फेलियर हुआ है। और जब भी ये रूट मैपिंग होती है चल समारोह की, शोभा यात्रा की, उसमें इन क्षेत्रों को हाईलाइट किया जाता है। आप इतनी समझदारी से बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के और नेता इतनी समझदारी से बात क्यों नहीं करते हैं? अब जिनका उनका नाम जो है मेरे जहन में नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि श्री राम के नारे लगे तो लोग वहां पर उन्हें उकसाया गया और तब जाकर ये हमला किया गया। ये बिना सोचे समझे बयानबाजी ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर लेकर आती है। नहीं, देखिए सचिन जी, श्री राम भगवान सबके हृदय में है और मर्यादा पुरुषोत्तम है। मेरा तो बार बार ये अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप उनके नाम पर राजनीति करते हो, कृपया करके उनके आदर्शों का अनुसरण करें, उनके आदर्शों के अनुरूप आचरण भी करें, अपने व्यवहार में भी उस बात को शामिल करें। आप एक तरफ तो मुंह में राम बोलते हो, बगल में नाथूराम लेके घूम रहे हो। पूरे देश में आज आपने प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर रखा है। एक सो कॉल्ड महंत कहीं जाकर भाषण देता है कि इतने बलात्कार करेंगे। ये क्या है? ये सब क्यों नहीं रोका जा रहा है? कहीं का भी प्रदेश हो, कोई भी सरकार हो, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जवाबदारी होती है कि इस प्रकार आप सामाजिक सौहार्द को ना बिगाड़ें। ठीक है, समय की बहुत कमी है योगेश जी, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। लास्ट क्लोजिंग कमेंट लेते हैं दिव्या जी। क्या आप ये आश्वस्त करती हैं कि जो लोग पलायन कर रहे हैं अब वो उनके लिए सरकार काम करेगी, उनके लिए सरकार का एक स्टैंड है वो क्लियर है कि नहीं, आपको पलायन नहीं करना है, वो जो डर जो हिंदू समाज में है वहां पर वो खत्म होगा? बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। सरकार पूरी तरह से उन सारे के सारे परिवारों के साथ खड़ी है। उनको वापस अपने घर में सहेज के उनको रखा जाएगा। उन बच्चों को बहुत प्यार से सहेज के उनको रखा जाएगा। सरकार पूरी तरह से शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी प्रतिबद्धता के साथ, संवेदनशीलता के साथ खरगोन में काम होगा। ये मैं आज आपके चैनल पर ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। दिव्या जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आज का मुद्दा हिंसा, डर और पलायन है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए और ये जो पलायन का मुद्दा लगातार सामने आ रहा है उसे रोकने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। एक ब्रेक।